2003 2003 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की कि भैया भारत जो है वो उन महाशक्तियों में शामिल होगा जो चंद्रमा की सतह पे जाके अध्ययन करेंगे, चंद्रमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या जानने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ज़रूरी क्यों है। हमारे हनुमान थे, लॉर्ड जो हनुमान थे, इनका जो बचपन है वो बड़ा ही एनर्जेटिक रहा। इतना एनर्जेटिक कि मजाक मजाक में बचपन में खेल खेल में सूर्य को भी मुंह में रख लिया था। आपको पता है, सूर्य को भी निगल गए थे। तो बस उसी को इन्होंने मैस्कोट बनाया कि भाई हमारे जो एथलेटिक्स वाले जो प्लेयर्स हों, जो एथलीट हैं, उन एथलीटों के अंदर भी ऐसी ऊर्जा आए कि जो नए नए रिकॉर्ड बनाए, विश्व कीर्तिमान को। साथियों, करेक्ट पॉइंट शिक्षालॉजी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 16 जुलाई 2023 रविवार को हम करंट का जो लेक्चर था हमारा वीकली करंट एक्सप्रेस, उसका लेक्चर नहीं ले पाए थे, इसलिए क्योंकि आज साथियों मैं बाहर गया था, 200 किलोमीटर कार को ड्राइव करके इंदौर गया था। इंदौर से वापस ब्यावरा 200 किलोमीटर कार ड्राइव करके आया एक फैमिली फंक्शन में। इसके अलावा बात करें कि अभी चूँकि मेरे को पता है कई सारे विद्यार्थी मेरे करंट का जो लेक्चर है, इस टॉप 10 करंट की जो एक्सप्रेस हमारी है वीकली, इसका वेट करते हैं। इसलिए रात को 12:30 बजे ये लेक्चर को हम शूट कर रहे हैं ताकि सुबह 17 तारीख को, 17 जुलाई को प्रॉपर ये 9 बजे हमारे YouTube चैनल पर आ सके और हमारे विद्यार्थियों का एक भी लेक्चर का नुकसान ना हो। तो साथियों अंत तक ज़रूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। चलिए, वीकली करंट एक्सप्रेस में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। 9 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2023 का जो टॉप 10 वीक का करंट है वो हमने इस बार लिया है इस लेक्चर में। और साथियों क्या कुछ रहा है, बिना देर करें इसको शुरू करते हैं क्योंकि मेरे को भी नींद आ रही है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? सबसे पहला प्रश्न आ गया है साथियों कि पीएम मोदी को किस देश ने सम्मानित किया है। हालांकि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि मिस्र जो देश था उसने पीएम मोदी की जो राजकीय यात्रा थी तीन देशों की, उसमें मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया था। नील यानी कि नील नदी आप जानते हैं। मगर इस बार वापस से पीएम मोदी कुछ देशों की यात्रा पे थे, जिसमें से किसी देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये अगर शख्स आपके पहचान में आ रहे हैं मोदी जी के साथ जो हैं, अगर आप इनको पहचान पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप आंसर यहां बता सकते हैं। हालांकि मैं देर नहीं करता हूं, आंसर क्या है आपको पता है। क्या आंसर है भैया? फ्रांस जो देश है, इस फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने फ्रांस का जो हाईएस्ट जो ऑनर है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। साथियों सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, आंसर हो गया फ्रांस। मगर देखिए कि यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री मोदी 13 जुलाई को रवाना हुए 2 देशों की यात्रा पे। 2 देश कौन कौन से? पहला तो हो गया आपका फ्रांस और दूसरा जो देश है वो है यूएई। कौन सा देश है दोस्तों? यूएई। तो कितने देशों की यात्रा रही है? पहली बात तो ये 2 देशों की यात्रा रही, फ्रांस और यूएई। फ्रांस में जब ये गए मोदी जी, तो इनको वहाँ के हाईएस्ट सम्मान से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, याद रखेगा। और ऐसा सम्मान पाने वाले ये भारत के पहले फर्स्ट इंडियन पीएम है, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़, ठीक है। और उसके बाद फिर किस देश की यात्रा पे गए? तो ये गए यूएई के यात्रा पे, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पे ये गए हैं। तो ये 2 चीज़ें आपके सामने हो गई हैं, याद रखिएगा। साथियों एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? 14 जुलाई 14 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने जो यहाँ पे एक परेड होती है जिसका नाम है बेस्टिल परेड। कौन सी साथियों? बेस्टिल परेड जो है इसमें ये शामिल हुए, मोदी जी हमारे बेस्टिल परेड में शामिल हुए। बेस्टिल परेड की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो परेड है ना, ये फ्रांस की जो क्रांति है उस क्रांति की शुरुआत का दिन फ्रांस में माना जाता है। तो ये एक बड़ा अवसर रहा कि बेस्टिल परेड की बेस्टिल परेड की जो परेड है उसमें किस प्रधानमंत्री ने शिरकत की? तो वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी। साथियों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और ये इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे ख्याल से। और आपको पता है क्या? चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया और मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्यों कौन है, ये प्रश्न यहाँ पे आया और 4 ऑप्शन आपके पास हैं।
मेरे साथियों, ये जो वीक का जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में इससे डेफिनेटली एक प्रश्न आना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत हमारी बहुत पुरानी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं आपको पूरी थीम समझाऊंगा इसके बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो घोषणा की थी 2003 में, तब से ये प्लान हमारा है और इसमें हम सफलता की सीढ़ी हर बार एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, पर पूरी तरीके से हम सफल नहीं हो पाए, मगर इस बार हमारा पूरा चांस है कि हम इसमें सफल होंगे। देखिए क्या है पूरी कहानी, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये इसरो ने ही जारी किया था पोस्टर, वही मैंने यहाँ पे लिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। मैं देखिए क्लियर करता हूँ। LVM-3M4 ये चंद्रयान मिशन के लिए जो व्हीकल गया है, जो रॉकेट गया, उसका नाम है LVM। LVM का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल, ये इसका मतलब होता है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, याद रखेगा। जो रॉकेट, जो यान को भेजा गया है चंद्रयान 3 के मिशन पे, वो मिशन का उसका LVM का फुल फॉर्म क्या है, तो LVM का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3 और इसका जो नंबर है वो है M4। ये रॉकेट चंद्रयान 3 के मिशन पर गया है। तारीख क्या है, महत्वपूर्ण है। तारीख है साथियों 14 जुलाई को, शुक्रवार। अगर बात करें समय की तो 2:35 पर ये इसको लॉन्च किया गया है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ये लाइव इन्होंने जारी किया था कि भैया इस दिन लाइव रहेगा इसका SDSC यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पे है, तो ये है श्री हरिकोटा में, याद रखिएगा। श्री हरिकोटा कहाँ है साथियों, तो ये है आंध्र प्रदेश। कई बार आता है प्रश्न, याद रखिएगा। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से चंद्रयान 3 का जो हमारा मिशन है इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें जो रॉकेट जो लेके जाएगा चंद्रयान 3 के लिए रोवर और लैंडर को, वो कौन है, वो है LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल। अब मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि से परिचय कराता हूँ, क्योंकि वो जानना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। क्या कुछ रहा है ये देखिएगा। देखिए 2003 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की कि भैया भारत जो है वो उन महाशक्तियों में शामिल होगा जो चंद्रमा की सतह पे जाके अध्ययन करेंगे, चंद्रमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या जानने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ज़रूरी क्यों, हम क्यों जा रहे हैं। देखिए चंद्रमा की जो सतह है, चंद्रमा जो है, मून जो है, चंद्रमा जो है, इसकी सतह पे 2-3 चीज़ों का अध्ययन। जैसे चंद्रमा की सतह पे साथियों भूकंप की लेयर उत्पन्न होती है, भूकंप आता है, तो पहली चीज़ तो भूकंप को जानने का प्रयास। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे थर्मल इंसुलेटर है उसकी सतह में, तो उसको जानने का प्रयास। तीसरी चीज़ ये कि उसके सतह के अंदर उसकी जो मिट्टी है उसके अंदर कौन से कंपोनेंट है, कौन से कंपाउंड है, कौन से एलिमेंट्स उसके मिट्टी में है, ये जानने का प्रयास ये मिशन हमारा करेगा। या इससे पहले जो देश गए उन्होंने भी यही जानने का प्रयास इस पे किया है। इस पे मैं स्पष्ट कर देता हूं। अब साथियों तीसरी चीज क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये कि कौन कौन पहले से जा चुका है, तो USA, रूस और अगर बात करें चाइना, चीन, ये 3 देश जो हैं ये चंद्रमा पे जा चुके हैं। यानी कि भारत चंद्रमा पे पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है या बनेगा, तो वो है भारत नंबर 4 पे इसमें रहेगा, ये याद रखेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में घोषणा की कि भैया भारत चंद्रमा पे मिशन को अंजाम देगा। और इसके तहत भारत ने 2008 में साथियों, कब, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट वाला जो मिशन है इसको भेजा। चंद्रयान फर्स्ट मिशन को 2008 में भेजा। ये मिशन सबसे महत्वपूर्ण तो इस मिशन के लिए था कि हमें डीप स्पेस में जाना था, एक गहरे अंतरिक्ष की तरफ जाना था, यानी कि हमें चंद्रमा की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना और चंद्रमा के वायुमंडल में एंटर करना, उसके गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करना और उसकी परिक्रमा लगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। और ये सारी चीज़ें इस मिशन के तहत हुई। हालांकि हम लोग इसकी सतह पे नहीं पहुंचे, मगर फिर भी लगभग 3400 परिक्रमाएं हमारे इस चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा की लगाई थी। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो ये था हमारा 2008 का सिलसिला या सफ़र। फिर बात करें साथियों 2019, अभी 2019 में चंद्रयान सेकंड हमने पहुंचाया था। कौन से नंबर का, चंद्रयान सेकंड। ये कब पहुंचाया था हमने, तो ये पहुंचाया था 2019। लगभग 41 दिनों के सफर के बाद चंद्रयान 2, चंद्रयान सेकंड चंद्रमा की कक्षा में एंटर कर गया था, चंद्रमा पे पहुंच गया था। हमारा जो इसका लैंडर था उसने भी वहाँ पे पहुँच के लैंड करने का काम कर लिया था, मगर उससे संपर्क हमारा टूट गया किन्हीं कारणों से, और बाद में ये मिशन हमारा लास्ट में जाके असफल घोषित हुआ था। मगर साथियों इस बार इस मिशन से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने चंद्रयान जो फर्स्ट सेकेंड जो रहा, विशेषकर इस सेकेंड की असफलता से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ परिवर्तन भी हमने इसमें किया। इस वजह से ये मिशन काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारे
हमारे लिए उम्मीद का जरिया बना हुआ है कि डेफिनेटली इसमें हम सफल होंगे। और ये जो 3 देश के अलावा चौथी जो महाशक्ति बनेगा भारत, वो डेफिनेटली इस मिशन के तहत बन जाएगा, चंद्रयान 3 के तहत। इसको आप याद रखेगा। देखिए इसमें याद रखेगा क्या होगा, ये जो रॉकेट आपको दिख रहा है LVM-3, ये लेके जाएगा। इसका टास्क क्या है, इसका काम क्या है, ये पृथ्वी की कक्षा से, पृथ्वी के वायुमंडल से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने का काम करेगा, सबसे पहला काम। दूसरा, स्पेस से होता हुआ चंद्रमा की वायुमंडल में एंटर करेगा, दूसरा काम। और तीसरा काम ये करेगा, इसके अंदर मौजूद रोवर को और लैंडर को निकालने का काम, मतलब लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पे पहुंचाने का काम ये करेगा। इसमें से निकलने वाला जो रोवर है, उस रोवर का नाम मैं आपको बता दूं। रोवर क्या करेगा भैया, तो रोवर करेगा ठीक है, ये रोवर क्या करेगा, इसका रोवर का अगर नाम है, ये है प्रज्ञान। क्या नाम है साथियों, प्रज्ञान। ये जो चंद्रयान सेकंड वाले थे उन्हीं के नाम है, कोई चेंज नहीं किया, याद रखेगा। रोवर का नाम है प्रज्ञान। रोवर जो है वो रॉकेट से अलग होगा और चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। ये काम कौन करेगा, रोवर। ठीक है दोस्तों, अब लैंड होने के बाद, चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद, इस रोवर से अलग होगा क्या, इस रोवर से अलग होगा लैंडर, जिसका नाम है विक्रम। कौन होगा दोस्तों, विक्रम। ये लैंडर ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यही वो रोबोट है जो तमाम तरह की जानकारी हमें प्रदान करेगा सैटेलाइट के माध्यम से। यानी कि रोवर और लैंडर ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रोवर जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्योंकि देखिए अनजान सतह पर उतरना अपने आप में एक टफ टास्क होता है। और साथियों टफ टास्क ये और भी तब बन जाता है जब ये प्रक्रिया ऑटोनोमस हो। ऑटोनोमस से मतलब हमारे हाथ में कुछ ना हो, मतलब कंप्यूटर ही जगह तय करे, कंप्यूटर ही ये जो रोवर और लैंडर है इनको उतारने का काम करे, कंप्यूटर ही इनके ऊपर कंट्रोलिंग का काम करे। तो ये जो ऑटोनोमस प्रक्रिया बन जाती है ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो साथियों यही सबसे टफ टास्क है इसका, कि ये रोवर और लैंडर का चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद में उसका निरीक्षण करना और वहाँ से तमाम जानकारी हम तक पहुँचाना, यही इस मिशन का लक्ष्य है। साथियों लास्ट चीज़ जो इसके लिए हमारे जानने लायक है वो क्या है, तो लास्ट चीज़ हमारे जानने लायक ये है कि इस मिशन की लागत, तो साथियों याद रखिएगा चंद्रयान जो 3 है, इस मिशन की लागत हमारी है 615 करोड़ की। कितनी है साथियों, 615 करोड़ की। मैंने तमाम डिटेल आपको चंद्रयान 3 से रिलेटेड दे दी है। जो भी प्रश्न आ जाए परीक्षा में आप लगाइएगा, डेफिनेटली आप लगाइएगा। इसके अलावा तमाम जानकारी मैंने आपको चंद्रयान 3 से रिलेटेड दे दी है। मगर प्रश्न यहाँ ये था कि चंद्रयान 3 जो है मिशन लॉन्च कर दिया गया और मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो साथियों इसका आंसर है पी वीर मुथुवेल। ये जो है 2019 में इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने थे और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से चंद्रयान 3 से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा। कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लें भले लिख दीजिएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भैया सब्सक्राइब कर देना, क्यों कर देना, लाइक कर देना, क्यों कर देना, थोड़ी बहुत दिख रही होगी ना, 12:30 बज रही है, 12:40 हो चुकी है हमें ना, तो इतनी रात में काम कर रहे हैं आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा तो बनता है यार आपकी तरफ से भी ना। चले आगे बढ़ते हैं, मूल बात पे आते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है। तो भारत देखिए अपनी सैन्य ताकत को समय समय पर अपडेट करता जा रहा है, अपग्रेड करता जा रहा है, और इसी कड़ी में हमने अपनी नौसेना के लिए, अपनी जो नेवल आर्मी उसके लिए राफेल लड़ाकू विमान लिए। कितने लिए हैं आंसर बताइए फटाक से, क्या कितने लिए हैं, 22, 24, 26, 30। आंसर है क्या, 26 राफेल विमान लिए हैं। और हमारा जो एक नौसेना का जहाज है जिसका नाम है INS विक्रांत, कौन सा साथियों, INS विक्रांत, उस पे ये 26 राफेल लड़ाकू विमान को तैनात किया जाएगा। इसको याद रखिएगा। राफेल किस देश की कंपनी है साथियों ये विमान बनाने वाली, तो ये है फ्रांस। कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, और इसके साथ साथ भले दो आंसर, रक्षा मंत्री कौन, वैसे भले दो वैसे आंसर दे दो फटाफट। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है। मैंने इसको छुपाने का काम नहीं किया है, मैं हालांकि छुपा सकता था यहाँ पे, पर नहीं। भारत की रैंक क्या है देख पा रहे हैं। पहले नंबर पे कौन सा है, अमेरिका। दूसरे पे कौन सा है, रूस। तीसरे पे कौन सा है, चीन। भारत नंबर 4 पर है। 5वें पे है ब्रिटेन। साथियों याद रखेगा कौन से नंबर पे हम लोग, भारत का नंबर क्या है, तो भारत का इस रिपोर्ट के अनुसार
जो हमारी सेना है, शक्तिशाली सेनाओं की जो लिस्ट है, उसमें हमारा नंबर आता है 4th यानी कि चौथा। साथियों, हमारा जो दुश्मन है एक कौन है आपको पता है? कौन है भैया? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस लिस्ट में आता है 7th नंबर पे, याद रखिएगा। 145 देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 145 देश इस लिस्ट में है। 145 कंट्रीज इसमें है, जिनमें से 7th पे पाकिस्तान है, 4th पे हम है, 3rd पे चाइना है, 2nd पे रूस है और 1st पे अमेरिका है। अगर आप 145वां नंबर पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, और वो है भूटान। कौन है? भूटान। बहुत साधारण सा देश है ना, उनको लड़ने वड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए सेना की बहुत ज़्यादा हद तक जरूरत नहीं पड़ती। यूँ कहें कि दुश्मन भी ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे स्थिति ऐसी है, इस साइड भी, इस साइड भी, है ना। इन निकम्मों से हमें जूझना पड़ता है, आपको पता ही है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। लगभग जो आर्मी की बात होगी, सैनिकों की बात होगी, चीन के पास जो मिलिट्री के जो सोल्जर्स हैं हमारे, चीन के पास लगभग जो एक्टिव मिलिट्री है वो 20 लाख है। भारत की अगर बात करें तो 14.5 लाख हमारे यहाँ पे एक्टिव मिलिट्री है, जो कहीं से भी कम नहीं है चीन के मुकाबले। और ये भाई साहब, इनकी अगर बात करें, ये इधर साइड जो है ही नहीं इस नक्शे में कहीं भी, मतलब दिख नहीं रहे होंगे आपको मेरे ख्याल से, 7th नंबर पे जो देश है पाकिस्तान, इसके पास लगभग 6.5 लाख मिलिट्री है दोस्तों, 6.5 लाख। मतलब भारत के पास पाकिस्तान से जो एक्टिव मिलिट्री की संख्या, सोल्जर्स की संख्या है, वो डबल है सीधे सीधे तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा तमाम चीज़ें। चौथा नंबर इस लिस्ट में है। नेक्स्ट चीज़ की तब बात करते हैं, GMAX मैरीटाइम 2000 एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया है? तो साथियों, किस देश के बीच किया गया है वो तो ठीक है, आप यहाँ झंडे अगर पहचान पा रहे हैं, ये कौन सा देश है आपको पता ही है, ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और फिर बात करें ये किस देश का झंडा है, आंसर दीजिएगा फटाक से, किसका आंसर है? क्या आंसर है? तो ये है जापान। किस देश का फ्लैग है ये? जापान। तो ये एक्सरसाइज की अगर बात करें, युद्ध अभ्यास की बात करें, किन देशों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है, तो आपको पता है GMAX की अगर बात करें, GMAX में याद रखिएगा क्या हो गया भैया? GMAX का मतलब ये हो गया आपका जापान। क्या हो गया? जापान। ये हो गया आपका इंडिया। क्या हो गया? इंडिया। ये हो गया आपका मैरीटाइम। क्या हो गया दोस्तों? मैरीटाइम यानी कि नौसेना की बात होती है। और एक्सरसाइज, EX से मतलब क्या हो गया? एक्सरसाइज। तो जापान, इंडिया, मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है ये किस देश के साथ भारत कर रहा है? तो यहाँ आंसर सीधा सीधा सा आ गया, जापान। हमारा एक बंदरगाह है, अगर आपने नाम सुना हो, विशाखापत्तनम। पहली बात आंसर दीजिएगा, विशाखापत्तनम कहाँ है? कमेंट में बताइएगा। विशाखापत्तनम जो है उसके तट पर, उसके कोस्ट पर ये एक्सरसाइज चल रही है, इसको आप याद रखिएगा। और 2012 से ये शुरुआत हुई थी। और ये कौन सा सेशन है इसका? तो ये है दोस्तों 7th सेशन। कौन सा सेशन है? 7वां संस्करण है GMAX 2023 का, और हो रहा है ये विशाखापत्तनम भारत में। ठीक है दोस्तों, जापान और इंडिया याद रखिएगा। चलिए अगले करंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं ढेर सारी बातें इसके बारे में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक शेयर करना तो भूले ही नहीं। और मैं तो आपसे कह रहा हूँ उल्टा, कि ये जो आपके दोस्त चाह रहे हैं ना, इनको पकड़ पकड़ के ले देख, इसे ये वीडियो देख, लाइक कर, शेयर कर, है ना, और पढ़ाई कर। ठीक है दोस्तों, ये करना है, काम करना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने में तो कोई कमी है ही नहीं, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात है। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? कुछ प्रतिशत के मापदंड यहाँ पे, पर उससे पहले मैं कुछ चीज़ों पर बात कर लेता हूँ आपसे, है ना, जो चीज़ें शायद ही आपको बताऊँ। कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, पर बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगी। देखिए, GST का फुल फॉर्म तो आपको पता है, ये टैक्स है, अप्रत्यक्ष करों को हटा के ये लगाया गया था। क्या है इसका मतलब? ये हो गया आपका गुड्स एंड, क्या भैया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। कब अप्लाई हुआ ये? कब लागू हुआ? पता होगा, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। किस संशोधन के द्वारा लागू हुआ था ये? तो 101वां जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा इसको देश में लागू किया गया था GST को। तो ये तो हो गई बेसिक बात। अब मैं आपसे बात आता हूँ, नेक्स्ट चीज़ पे आता हूँ। ये GST काउंसिल जो है ना, ये भी संविधान के किसी ना किसी आर्टिकल में है, आपको पता है कौन सा आर्टिकल है संविधान का जिसमें GST काउंसिल का गठन है? क्योंकि इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति। तो कमेंट में ठोक दो आंसर कि GST काउंसिल जो है, इस GST काउंसिल का गठन किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? अगर पता है तो आंसर ठोक दो कमेंट में, नहीं तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फटाक से, ठीक है, कमेंट में ठोक देना आंसर नंबर क्या। अनुच्छेद नंबर 279A1, आर्टिकल नंबर 279A1।
A1 में जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति, याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? काम का है भैया अध्यक्ष। तो भैया अध्यक्ष जो है ना, इसका जो प्रेसिडेंट होता है जीएसटी काउंसिल का, जिसकी अध्यक्षता में इसकी बैठक होती है, वो प्रेसिडेंट होता है कौन? अध्यक्ष होता है कौन? तो ये होता है भैया भारत का फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री, है ना। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? ठोक दो आंसर, कौन है आंसर, है ना। वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जी जो है, उनकी अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई है, साथियों याद रखिएगा। और इस बैठक में क्या करा है? इस बैठक में काम करा है। क्या करा है? बहुत सारे काम हुए हैं, याद है। इस टाइप की जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है तो टैक्सेस को, हर प्रकार के टैक्सेस के ऊपर अध्ययन करना, बात करना, बढ़ाना, घटाना, ये तमाम चीज़ें इस पर होती है, ठीक है। तो अभी क्या किया, एक अच्छी चीज़ क्या की है कि भैया ये जो लूडो वूडो, ये जो ऑनलाइन गेम है आपके, 3 पत्ती विन पत्ती आप देख पा रहे होंगे, ये जो, इसके अलावा कुछ एक गेम और, जैसे कैसीनो, जैसे हॉर्स राइडिंग, घुड़दौड़, ये जो कुछ गेम है, घुड़दौड़, कैसीनो और ये इस प्रकार के ऑनलाइन गेम है, इनके ऊपर जीएसटी को लागू करके और कुछ दर को फिक्स किया गया है। और वो दर क्या है? आंसर बताइएगा। तो वो दर है भैया 28%। कितना परसेंट लगेगा भैया टैक्स? इन पे भी 28% टैक्स लगेगा। रट लेना अच्छे से, है ना। आगे बढ़ जाता हूँ। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, और कौन से नंबर की बैठक हुई याद रखिएगा? 50th, मतलब 50वें नंबर की बैठक हुई है। अध्यक्ष कौन होता है जीएसटी काउंसिल का? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 279A1। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगले प्रश्न पे बोल देना, कमेंट कर देना जय श्री राम, बस वही, है ना। क्यों? क्योंकि देखो हमारे श्री राम का जो झंडा है, श्री राम का जो नाम है, लॉर्ड हनुमान, जो भगवान जो हनुमान है, उनका डंका सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में बजता है। देखिए इस पॉइंट पे क्या है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? देखो किस चैंपियनशिप का, यहाँ पे 4 चैंपियनशिप लिखी है, इनमें से किसी एक चैंपियनशिप का लॉर्ड हनुमान को शुभंकर, शुभंकर का मतलब होता है दोस्तों मैस्कोट। मैस्कोट का मतलब ये कि प्रतिनिधित्व करने वाला, है ना, उस चीज़ को बखान करने वाला, दिखाने वाला, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला, हम कह सकते हैं। तो मैस्कोट का निर्धारण कौन करता है? सबसे पहली बात, जिस देश में, जिस जगह पे किसी प्रकार के खेलों का आयोजन हो, मेजबान जो देश हो, होस्टिंग करने वाला जो कंट्री हो, वो देश ही शुभंकर का, अपने शुभंकर को डिसाइड करता है, उसमें कोई और देश इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो आप मैस्कोट देखिए, और मैस्कोट है ये हनुमान, ठीक है। आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है, कहाँ हो रही है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो भैया ये हो रही है थाईलैंड में। कहाँ हो रही है? थाईलैंड। इसमें थाईलैंड, भारत, चीन, जापान सहित 8 देश इसमें शामिल होंगे, जो एशियन जो एथलेटिक्स जो होती है हमारी, उस एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। 8 देशों की टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थाईलैंड में ये चैंपियनशिप हो रही है। थाईलैंड ने इस चैंपियनशिप का, यानी कि एशियन एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है, इसका शुभंकर किसको चुना है? तो इसने चुना है किसको? लॉर्ड हनुमान को, भगवान हनुमान को चुना है, और मैस्कोट बनाया है ये। आप इसमें देख पा रहे हैं एथलेटिक्स जो होते हैं ना, एथलेटिक्स जो गेम खेलने वाले होते हैं, एथलेटिक्स वाले जो होते हैं, दौड़ने भागने वाले होते हैं, बड़े ही एनर्जेटिक होते हैं। और आपको पता है भगवान जो हमारे हनुमान थे, लॉर्ड जो हनुमान थे, इनका जो बचपन है वो बड़ा ही एनर्जेटिक रहा। इतना एनर्जेटिक कि मजाक मजाक में, बचपन में, खेल खेल में सूर्य को भी मुंह में रख लिया था। आपको पता है सूर्य को भी निगल गए थे। तो बस उसी को इन्होंने मैस्कोट बनाया कि भाई हमारे जो एथलेटिक्स वाले जो प्लेयर्स हों, जो एथलीट हैं, उन एथलीटों के अंदर भी ऐसी ऊर्जा आए कि जो नए नए रिकॉर्ड बनाए, विश्व कीर्तिमान को स्थापित करे। थाईलैंड ने ये डिसाइड करते हुए भगवान जो हनुमान है हमारे, उनके ऊपर मैस्कोट बनाया है, और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए वहाँ पर लगभग 84-85 हज़ार के आसपास हिंदू जनसंख्या है, 1% भी नहीं है टोटल वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का। उसके बावजूद भी वहाँ के जो है थाईलैंड जो कंट्री है, वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं का बोलबाला है दोस्तों, गजब का बोलबाला है। और आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि लॉर्ड हनुमान जो है वो मैस्कोट चुने गए हैं वहाँ पे जो चैंपियनशिप हो रही है। और ये कौन सी चैंपियनशिप है? ये है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, है ना। तो चलो कमेंट कर देना भैया जय श्री राम करके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट क्या है? भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन टाइटल जीता है? अगर इस बैडमिंटन
खिलाड़ी को आप देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, जानते हैं तो कमेंट कर देना, आंसर बता देना। नहीं जानते हैं तो कोई बात ही नहीं, मैं तो बैठा ही हूँ बताने के लिए, है ना। मैं तो जाग रहा हूँ 12:30 बजे बताने के लिए। चलो, लक्ष्य सेन, क्या आंसर है भैया? लक्ष्य सेन। अब आंसर एक और है कि भाई किस राज्य से रिलेटेड भारत में ये? तो ये है उत्तराखंड। कहाँ से है ये? उत्तराखंड से, याद रखेगा। भारत का बैडमिंटन खिलाड़ी है लक्ष्य सेन। और किस बैडमिंटन खिलाड़ी किसने कौन सा ओपन का टाइटल जीता है? कनाडा ओपन टाइटल जीता है। आगे बढ़ जाते हैं। जस्टिस उज्जवल भुइया के साथ किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आप देख पा रहे हैं, हु टुक ओथ है सुप्रीम कोर्ट जज एलोंग विद जस्टिस उज्जवल भुइया। मतलब जो माननीय जो जज हैं उज्जवल भुइया, इनके साथ एक और जज है जिन्होंने शपथ ली है ना। तो वो कौन है ये हमें देखते हैं। और अगर आप यहाँ अगर पहचान पा रहे हैं, अगर आपने पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में फोटो अगर देखा है तो बता पाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं वैसे आपको बता देता हूँ क्या है आंसर इसका। तो देखिए क्या है, आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ अगर आप आंसर देख पा रहे हैं तो आप बता देंगे भैया, तो आराम से मित्रों क्या बता देंगे, है ना। आंसर देखिए, एक तो जिन्होंने ओथ ली है, शपथ ली है, वो खुद है उज्जवल भुइया जी, ठीक है। दूसरे कौन है? तो ये है एस.वी. भट्टी साहब, जस्टिस उज्जवल भुइया एंड जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी। ये जो है इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो उसका शपथ लिया। आपको पता है भारत के सीजेआई कौन है? तो भारत के सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हमारे सीजेआई, उन्होंने दोनों को शपथ दिलाई है, ओथ दिलाई है। और इसके बाद भारत में कुल न्यायाधीश इनकी शपथ के बाद हो जाते हैं टोटल कितने? तो ये हो जाते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 32। कितने हो जाते हैं? 32। और आपको पता है अधिकतम कितनी संख्या निर्धारित है अभी? तो कितनी है भैया? 34 मतलब 34 टोटल जजों की अधिकतम संख्या है सुप्रीम कोर्ट के। और कितने हो चुके हैं ये? अभी 32 हो चुके हैं। मतलब अभी भी कितने पद शेष हैं, रिक्त हैं? 2 पद और रिक्त हैं, याद रखेगा, है ना। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस एस.वी. भट्टी के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के बाद अब जजों की कुल संख्या कितनी हो गई है ना। इस प्रकार के प्रश्न आया तो बता दीजिएगा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं भैया, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये है हमारे इस टॉप 10 वीक का जो टॉप 10 करंट अफेयर है उसका अंतिम बिंदु, बेहतरीन बिंदु। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। G20 कल्चर वर्किंग जो ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आपको बताया साथियों, G20 जो है, इस G20 का अध्यक्ष कौन है? तो ये है भैया भारत। कौन है अध्यक्ष इसका? भारत। और भारत में ये मीटिंग चल रही है, आपको पता है मेरे ख्याल से। G20 के अलग अलग टाइप की एजुकेशनल मीटिंग है, साइंटिफिक जो मीटिंग्स हैं, कल्चरल जो मीटिंग्स, इस प्रकार की मीटिंग्स अलग अलग हिस्से में भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित हो रही हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। पहली बात, अगर आप इस जगह को देख के अगर पहचान पा रहे हैं तो कमेंट में बता देना कौन सी है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ कौन सी जगह है भैया ये। तो ये है हम्पी। कौन सी जगह है? हम्पी, याद रखिएगा। हम्पी में कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है, इसको याद रखिएगा। अब साथियों इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम्पी में जो कल्चर ग्रुप की जो वर्किंग बैठक हो रही है ये है 3rd नंबर की। कौन सी नंबर की है साथियों? 3rd। मतलब कि G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है इससे पहले कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, मध्य प्रदेश वालों तुम्हारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हुई थी हमारे यहाँ MP में। कहाँ पे ये हुई थी? खजुराहो में। कहाँ पे हुई थी साथियों? खजुराहो। तो याद रखिए खजुराहो में फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड तो भैया सेकंड हुई थी भुवनेश्वर में। कहाँ हुई थी? भुवनेश्वर, लिख लीजिएगा भुवनेश्वर। और ये भुवनेश्वर आपको पता है कहाँ है? उड़ीसा में, है ना। तो ये फर्स्ट बैठक हुई खजुराहो में कल G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की, सेकंड हुई भुवनेश्वर में, और 3rd नंबर की कहाँ हो रही है? तो ये हुई है हम्पी में। आपको पता है हम्पी के बारे में जितना जान लो उतना कम है। पहली चीज़ तो क्योंकि आपको पता है विजयनगर साम्राज्य था एक, 1336 में एक साम्राज्य डेवलप हुआ था जिसका नाम था विजयनगर। उसकी राजधानी था हम्पी, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। मैंने पहले भी बताया मेरे स्टूडेंट्स को, जिसको नहीं पता वो कर लीजिएगा राइट डाउन। यहाँ पे हो रही है G20 के कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक, और ये कौन सी नंबर की है? 3rd नंबर की। तो साथियों ये था करंट अफेयर टॉप 10 वीक का वीकली करंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और लाइक शेयर करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।